स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज। हम लोगों ने देख चुके हैं जो पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर अपने हो चुके हैं जिनमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, एक ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से सेल होता है, सेल की क्या हिस्ट्री रही है, उसका ओवरव्यू क्या रहा, सेल थ्योरी क्या थी और कौन से साइंटिस्ट ने वो फॉर्मुलेट की थी, डिस्कवरी की थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अभी तक के 3 लेक्चर आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई होप सो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये कुछ डायग्राम्स बनाए, हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो कि यूकैरियोटिक सेल हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें ना अपने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इसमें, मीन्स कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म वो भर भर के इसमें प्रेजेंट है, मीन्स कि इसमें सिंगल भी मिलेंगे और डबल भी मिलेंगे। तो किस तरीके से मिलने वाली है, कौन से राइबोसोम्स है, एटीएस है, एटीएस में भी फर्दर किस तरीके से है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसमें बहुत टाइप की ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, हर एक चीज़ इसमें प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले इस यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे मस्ट है, मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल तो होती नहीं है। अब सारे के सारे धरती के ऊपर अपने पास में प्लांट्स तो है नहीं, क्योंकि यूनिक फीचर जो सेल वॉल होती है, यूनिक फीचर होती है सिर्फ प्लांट्स के अंदर में। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल्स क्या क्या बोलेंगे हम, बता सकते हैं कि भाई प्रोटिस्टा, उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमल्स, प्लांट्स। तो इस तरीके से ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स रहने वाले हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने यहाँ पर, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने जरूरी है। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है अपनी, इसमें क्या बोला गया कि ये एब्सोल्यूट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में। अब हर एक में है तो भी कुछ ना कुछ तो काम जरूर रहने वाला है। तो यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या रहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखी, तो सबसे पहले ना जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी गई तो क्या देखा गया कि सबसे पहले आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की स्टडी की गई कि भाई जब इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर था ना, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म ले लिया फॉर एग्जांपल, उसको हमने देखा कि भाई हाँ इस तरीके से ये सारे चीज़ें हैं और इसमें जो आउटरमोस्ट लेयर है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले स्टडी में देखा गया कि जो आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी, वो किसका बनता है, लिपिड और प्रोटीन का बनता है। तो लिपिड का कंटेंट और प्रोटीन का कंटेंट ये रहता है अपना 52/40, मीन्स कि 52 लिपिड्स रहते हैं 52 नैनोमीटर में, 52 में अपना लिपिड्स और 40 प्रोटीन्स मिलने वाले। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया चीज़ें, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब सबसे जो मोस्ट यहाँ पर बताया जाता है कि एक ना मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो हम ये देखने वाले हैं, इसको छोड़ो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाओ। तो अभी हम समझते हैं कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है वो सबसे पहले अपने जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है 1972 के अंदर सिंगर, ये किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया। तो सबसे पहले जो ये मॉडल आया, अब ऐसा नहीं है कि भाई ये मॉडल तो दे दिया, इसकी जो कंपोजिशन, जैसे कि हमने पहले देखा कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक वैसे ही ये भी लिपिड और ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो अब लिपिड और प्रोटीन की तो बन गई, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर में हर एक चीज, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना हम ये पढ़ने वाले हैं।
इसके अंदर में क्या देखेंगे कि देखो ये अपना स्ट्रक्चर है। जब ये देखा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर में सिर्फ ना अपना ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर हम बताते हैं। इसमें क्या है कि ये एक कंप्लीट, यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ तक का स्टडी करनी है फिलहाल ये। ठीक है, तो इसमें देखा कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक के भी बहुत नाम है, लाइक एक्सटर्नल बोल सकते हैं, या फिर हम पेरिफ्री के ऊपर है ना, तो हम इन्हें पेरिफेरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के तीन नाम हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल और एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल प्रोटीन है जो कि पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। दूसरे अपने होते हैं ये इंट्रिंसिक, ये देखो इंट्रिंसिक, या फिर बोल सकते हैं कि इंटरनल, या फिर इसी की तरह इंटरनल, इंटीग्रल, ये तीन नाम होते हैं इसके भी। जैसे इसका एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल और पेरिफेरल होता है, ठीक वैसे ही इंट्रिंसिक, इंटरनल और इंटीग्रल इसके नाम है। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैसे, ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो अपनी है, ये वाली जो है ये सिर्फ एक ही फॉस्फोलिपिड में है, मीन्स कि ऊपर वाली लेयर में ही प्रेजेंट है। ठीक वैसे एक यहाँ पर भी है, बट वो सिर्फ नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट है। इट मीन्स दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन इज पार्शियली बरीड। ओके, और ये वाली जो है ये कंप्लीट बरीड है। मीन्स दो टाइप की प्रोटीन है जो एज कम्पेयर, इनको कंपेयर किसके बेसिस पे किया गया है, ये कितनी धंसी हुई है। मीन्स कि जो पार्शियली बरीड है वो भी इंट्रिंसिक है, बट ये पार्शियली बरीड है, और एक है कंप्लीटली बरीड। जो कंप्लीटली बरीड प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, या फिर उसे टनल प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये कंप्लीट सेल के अंदर में, कंप्लीट मेम्ब्रेन के अंदर मूव ऑन करती रहती है। मीन्स कि देखो ये कंप्लीट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपनी कंप्लीट के अंदर में मूव ऑन कर रही है। कुछ इन बिटवीन दिस कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने ग्रीन में आपको मेंशन किया गया है, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी मिलने वाले हैं, इस तरीके से शुगर भी अटैच रहती है। ठीक है, तो ये अपने शुगर हो जाएगी। अब देखो ये इसको मैं बताती हूँ, ये एक शुगर फॉस्फोलिपिड है। जो ये फॉस्फोलिपिड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अपने ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इसका हेड पोर्शन रहता है, और नीचे में ये जो दो लाइंस है ये टेल का पोर्शन है। तो एक हेड होता है, दो टेल होती है। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, मीन्स कि इसको ना पानी से डर नहीं लगता, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और इसको ये फोबिया है, बहुत डर लगता है, भाई मेरे पास पानी नहीं आना चाहिए बस, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा पानी के पास, इसको बहुत डर लगता है, तो इसको है पानी का फोबिया। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स फियर। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब क्या होता है कि जिस तरीके से ये दो है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने वहां दिखाया है। ठीक है, ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया कि इस तरीके से अपना ये फ्लेक्सिबल। अभी इसमें इसमें चार चीजें रहती हैं। अगर कोई प्रोटीन, कोई शुगर प्रोटीन के साथ में अटैच है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगी, और अगर कोई शुगर लिपिड के साथ अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगी। मीन्स शुगर जब किसी प्रोटीन के साथ में अटैच होती है इट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, और when sugar is attached to a lipid then it is known as glycolipid. Is it clear to you? Yeah. अब देखो ये चीजें सारी अपने को क्लियर हो गई। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो इंट्रिंसिक जो कंप्लीटली बरीड है, इसमें मैंने क्या बताया कि ये इसको टनल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन भी प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली रन करती है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। अब इसका होता क्या है कि जैसे ये इसको ना एक्सट्रैक्ट आउट करना बहुत टफ प्रोसेस रहता है, बहुत पेचीदा रहता है इसको निकालने का। तो जैसे हमने 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा था अपने,
कि जो सोप्स एंड डिटर्जेंट वाले पोर्शन में, तो इसको वॉश किया जाता है डिटर्जेंट के साथ, ताकि इसको बहुत अच्छे से निकाला जा सके। ठीक है, अब क्या रहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। मीन्स अगर उसके नेचर के बारे में बताया जाए तो ये डायनामिक इन नेचर होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर भी होता है। अभी मैं आपको एक बुक अपनी बुक में दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से। तो ये देखो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इस तरीके से, ये अपर वाली लेयर है और ये लोअर पोर्शन है इसका। तो ये क्या है, ऐसे लहर टाइप से बोल सकते हैं आप। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये इस तरीके से अपने को नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें ये एसिमेट्रिक भी है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर लाइन में नहीं बोल सकते हम, ये एसिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो डायनामिक, एसिमेट्रिक और इलास्टिक इन नेचर होता है। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर में, क्या है कि सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगा। हम यहाँ आगे में पढ़ने वाले हैं किस तरीके से ये सिलेक्टिव चीज़ों को आने वाला अंदर भेजने वाला है। तो इसी वजह से इसको सेलेक्टिव परमेबल भी कहा जाता है, मीन्स की सेलेक्टिव परमेबिलिटी वाला नेचर भी इसके अंदर में होता है। तो अभी तक की चीज़ें क्लियर हुई कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें फिर हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है अपना। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो फॉस्फोलिपिड अपनी उसको हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो वाटर लविंग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर से फियर रहता है, जिसको वाटर से वाटर फोबिया जिसको होता है, तो हाइड्रोफोबिक फोबिया कहलाता है। जो शुगर प्रोटीन के साथ अटैच होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन, और जो शुगर लिपिड के साथ अटैच होती है वो ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ तक की चीजें अपने को क्लियर हुई। अब हम फंक्शन देखते हैं इसका। जब हम फंक्शन देखते हैं तो हम ये वाला काम करते हैं, मीन्स कि इसमें फंक्शन क्या रहता है, देखो जब हम फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में क्या किया इसने, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ये सेल ग्रोथ में। फिर ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तब ये ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो क्या देखा हम लोगों ने कि सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन भी कराता है, सिक्रेशन भी करता है, और ट्रांसपोर्ट भी। ट्रांसपोर्ट अब 2 टाइप के होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कि एटीपी जिसमें यूज होता है वो एक्टिव होगा, और जिसमें एटीपी यूज नहीं होता वो पैसिव होगा। किस तरीके से होगा अब हम यहाँ देखेंगे। अब देखो यहाँ बताया था मैंने कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी वाला नेचर भी इसके पास में होता है। तो किस तरीके से होता है हम वो देखेंगे। मान लो ये एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने, तो इसमें किसी गैस मॉलिक्यूल को यहाँ से आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब किसी गैस मॉलिक्यूल को इनसाइड द साइटोप्लाज्म जाना है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो किस तरीके से जाएगी। तो ये अपने फोस्फोलिपिड्स है, इनके बीच से होते हुए जब जाएगी तो वो डिफ्यूजन। 2 टर्म्स बताते हो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों सेम ही है। देखो जब किसी भी चीज को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव ऑन करना होता है, कोई भी चीज है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है तो वो डिफ्यूजन कहलाती है। उसी के साथ ही अगर साथ में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आ जाए, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव ऑन करें बट थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब कि जब जैसे कि ये गैस मॉलिक्यूल गया वो सीधा डिफ्यूजन से होते हुए चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई, हायर से लोअर में एंट्री कर गया। बट जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा था उसके साथ में कुछ और भी पार्टिकल्स आ रहे थे, तो अब क्या बोला उन्होंने कि भाई मैं तो सिर्फ वाटर को ही जाने दूंगा। अब वाटर को ही जाने देगा तो मतलब क्या है कि सिलेक्टेड चीजें वाटर को ही जाने देगा। फॉर एग्जांपल जब सैंड भी साथ में बह रही है वो, तो वाटर निकल जाता है और मिट्टी जमा होती जाती है, बहुत बारीक बारीक जब नेट लगा दिया जाता है तो सैंड एक साइड में रह जाती है और वाटर फ्लो कर जाता है। तो क्या होता है वो जो प्रोसेस हुआ, जो वो नेट था उसने किसका काम किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का काम किया उसने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को जब भेजा तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू भेजा, मीन्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब देखो कुछ पोलर बॉडीज भी थी, उन्हें भी मूव ऑन करना था, तो वो क्या हुए, उन्हें तो सीधा का सीधा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई और वो भी जाओ तुम फैसिलिटी। एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को, ठीक है। इस तरीके से फिर वो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये जो भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कुरियर बॉय का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैरियर प्रोटीन काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी आ रहे हैं उनको भेज रही है, वो किस तरीके से भेज रही है, उनका अलग अलग प्रोसेस है। अब देखो ये Na+ मीन्स के सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन, हम आगे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर आएगा अपना, उसमें बहुत अच्छे से भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें क्या देखा हमने कि जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये एग्जाम्पल भी है इसी का, सोडियम पोटेशियम पंप, ये अपना जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम पंप। अदर देन दैट गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, पोलर बॉडी, ये पैसिव के हैं क्योंकि इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो अपने को मंदिर में जाना है, तो जिसको जाना था, हम सच्चे देशभक्त हैं, मीन्स देशभक्त इन द सेंस कि हमें भाई भगवान जी के दर्शन करने हैं, चाहे जैसे भी करने पड़े और जैसे भी जितना भी टाइम लग जाए, कितने दिन लग जाए, लाइन से जाएंगे पूरे रूल्स फॉलो करते हुए। तो वो गैस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल थे, भाई फुर्सत से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, आराम से चलेंगे। तो ये इस तरीके से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से चलेंगे। अब एक बंदा है, भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम मुझे कोई वीआईपी की टिकट दे दो, मुझे बस फटाफट दर्शन करके आने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसने क्या खर्च किया, पैसा खर्च किया। पैसा मीन्स की एनर्जी, इधर के टर्म में देखेंगे तो उसने एनर्जी एटीपी खर्च की। एटीपी किस में खर्च की, जिसको अर्जेंटली वहां पहुंचना था। तो सोडियम को ना बहुत अर्जेंटली पहुंचना था, भाई मुझे तो जाना है, तुम जितना चाहो वो कर लो। भाई जैसे कि वो पैसा ले रहा है, अपने पुलिस वाले को बोल दिया भाई तू ये काम कर, मुझे वीआईपी की टिकट दे, ये पैसे ले और मुझे फटाफट से दर्शन करवा दे भगवान जी के। तो इसी तरीके से वो सोडियम आयन वाले इधर से पहुंच गए, पोटेशियम भी पहुंच गया। तो इन्होंने क्या किया, एटीपी यूज किया, मीन्स की एनर्जी लगाई, वहां पैसा लगा, यहाँ पे एनर्जी लगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहुंच गई। जो पोलर बॉडी थी, अब मान लो कि अपना सीएम आ गए या पीएम साहब आ गए, तो उनको क्या पैसे थोड़ी बोलेंगे कि भी पैसे दो तब वीआईपी टिकट मिले, ऐसा नहीं होने वाला। वो किसके थ्रू जाएंगे, तो उनको तो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटी जब प्रोवाइड की जाएगी तो कौन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो समझिए, जब नॉर्मल बंदा जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के जैसे जाएगा, आराम आराम से दर्शन होते से होंगे, फुर्सत से चलेंगे। आपका तो कोई पैसा खर्चेगा, वीआईपी टिकट लेके आ रहे यूँ फटाक से दर्शन करके आएगा, वो हो गया अपने पॉजिटिव नेगेटिव आने वाले, ठीक है। अगर कुछ बड़े आ गए सीएम पीएम वगैरह, उनसे तो कुछ नहीं, सीधा बोलेंगे सर वो सीधी लाइन, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उनको सीधा रास्ता देंगे, सीधा वीआईपी टिकट दी। इनको तो पैसों में देंगे, इनको फोकट में देंगे, फोकट इन द सेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी की सारी प्रोसेस हो रहा है किसके थ्रू, कैरियर